students, beta, today we have discussion about moving coil galvanometer. We will talk about what is this principle on which it bears and construction, working and theory beta. So मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे जाएं बेटा, तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, वो था टॉर्क एक्टिंग ऑन आर्मेचर कॉइल, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर बेटा। इलेक्ट्रिक मोटर हमने पढ़ा था बेटा। इलेक्ट्रिक मोटर जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड था बेटा, उसी प्रिंसिपल पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी बेस्ड है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड था, जहाँ पे हमने आर्मेचर कॉइल रखा था बेटा, आर्मेचर रेक्टेंगुलर कॉइल रखा था, और यहाँ पे क्या है बेटा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है बेटा? इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट बेटा। इलेक्ट्रिक करंट को सेंस कर देता है। बहुत छोटा सा भी अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो बेटा अगर आप यूज़ करेंगे इसका, तो वो सेंस कर लेगा कि हाँ यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लाइक आपका क्या बोलते हैं, डायोड वगैरह में करंट अगर जाता है बेटा, तो हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, और यूज़ करके पता कर लेते हैं कि हाँ इस वजह से माइक्रो लेवल का भी करंट है वो फ्लो हो रहा है। तो माइक्रो ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है बेटा, वो कितने तरह का होता है? दो टाइप का है यहाँ पे बेटा, पाइवोटेड एंड सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं? मूविंग कॉइल की बात कर रहे हैं। कॉइल मूव करता है गैल्वेनोमीटर। कितने टाइप का है बेटा? दो टाइप का, पाइवोटेड, सस्पेंडेड। स्टेशन किसके ऊपर होगा? पाइवोटेड के ऊपर होगा। सस्पेंडेड, अगर पाइवोटेड आपने सीख लिया बेटा, तो सस्पेंडेड सीखने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है बेटा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा सस्पेंडेड में क्या करना पड़ेगा आपको। बाकी आपने जो कुछ पढ़ा है यहाँ पे पाइवोटेड में, वही चीज आप सस्पेंडेड में भी वही चीज है, तो वो जरूरत नहीं इसका। एक बार अगर आपने ये पढ़ लिया बेटा, सस्पेंडेड में थोड़ी सी चेंजेस करना है, बाकी सारा वही चीज है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेटा, दो फिगर है। ठीक है, एक 3D है और दूसरा क्या है, टॉप व्यू है बेटा। इसका टॉप व्यू है। यहाँ पे देख रहे होंगे दो मैग्नेट है बेटा। ठीक है, एक सिलेंडर देख रहे होंगे। ठीक है, ये सिलेंडर किसका होता है? ये होता है बेटा सॉफ्ट आयरन का। इसके ऊपर कॉपर वायर लपेटा हुआ है बेटा, रैप किया हुआ है, और यहाँ पे इंडिकेटर है, एक एरो लगा हुआ है बेटा, जो इंडिकेटर क्या करता है, रीड करता है बेटा कितना ये एंगल रोटेट जब करेगा तो कितना एंगल से ये जाएगा, ये घूमता है बेटा, ऐसा इस तरह से घूमता है। वैसे कंस्ट्रक्शन में फिर से हम एक बार क्या करेंगे बेटा, रिपीट करेंगे सारी बातों को। और ये टॉप व्यू दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसे गोल घुमा हुआ है बेटा, स्प्रिंग है। जब ये घूमता है बेटा, एक पोर्शन इसका कनेक्टेड किससे है? इसका पाइवोटेड यहाँ से होता है, एक्सिस से होता है। दूसरा कहाँ कनेक्टेड होता है बेटा? एक जगह फिक्स होता है, यहाँ पे ऐसे फिक्स होता है। ये जब घूमेगा बेटा तो ये रोटेट करता है। ये जब घूमेगा बेटा तो स्प्रिंग इसको एंटी टॉर्क देता है बेटा। ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाट इज दिस, क्या ये डिवाइस है। लिखते हैं बेटा इसको। ठीक है, दिस इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करंट। This is a device used to detect and measure small current. ठीक है, प्रिंसिपल दो बातें हैं, दो बेसिक चीजें हैं इसके अंदर बेटा। एक तो ये when current carrying coil is placed in external magnetic field, torque developed
torque developed in the coil due to which it starts rotating. दूसरी बात क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल बिल्कुल वही प्रिंसिपल है जिसके ऊपर मोटर वर्क कर रहा था। दूसरी बात क्या है इस पे बेटा, वी प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बेटा, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं? तो एक्चुअली क्या है बेटा, हमें हमेशा क्या चाहिए बेटा, इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है बेटा वो एंगल इंडिपेंडेंट हो जाए। मतलब एंगल इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया बेटा, टॉर्क क्या था, क्या आपने पढ़ा था, टॉर्क आपने टॉर्क पढ़ा था। चलो पहले यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, वी प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच torque becomes independent of angle theta between magnetic field and area vector. मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है बेटा। तो ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जैसे कि टॉर्क हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, टॉर्क हमने पढ़ा था क्या, m क्रॉस b ऐसा पढ़ा था। m क्या है बेटा, n नंबर ऑफ टर्न्स है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक ही टर्न बना ये होगा, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स में बनाया गया है। यहाँ पे n i a क्रॉस b, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ये, मतलब ये हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा। और अगर थीटा पे इंडिपेंडेंट हो जाए बेटा, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा एन आई ए बी हो जाएगा बेटा। और यही काम होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का, थीटा एनी टाइम क्या होता है 90 डिग्री होता है बेटा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि 90 डिग्री होता है बेटा, तो हम इस तरह का अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बेटा, दो परमानेंट जो मैग्नेट है, क्यों होता है ऐसा ये भी लिखेंगे। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बेटा कि जो दो परमानेंट मैग्नेट है वो हाई परमेबिलिटी का रहता है। और यहाँ पे जो बेटा आयरन कोर रखा हुआ है, कहाँ पे आयरन कोर रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर आयरन कोर यहाँ पे, ये आयरन कोर के ऊपर ये लपेटा हुआ है बेटा, ठीक है। मेटालिक क्या है, ये फ्रेम है जिसके ऊपर ये कॉपर कॉइल क्या है लपेटा हुआ है बेटा। तो ये भी हाई परमेबिलिटी, और इसके अंदर भी क्या है बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर है जो हाई परमेबिलिटी है। तो इससे क्या होगा बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो ज्यादातर क्या होता है, अगर फेरोमैग्नेटिक, जैसे सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन क्या है बेटा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या है बेटा, वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं बेटा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक, अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर रखेंगे बेटा तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी के अंदर से चला जाएगा बेटा, ठीक है। वो अलाउ करेगा मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। दूसरा और भी दो तरह का होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल बेटा अलाउ नहीं करता, और उल्टा उसको ऊपर माने क्या करता है, उसको हटाता है बेटा। और एक तीसरा होता है बेटा, डायमैग्नेटिक हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी क्या करता है बेटा, अलाउ करता है उसको, बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल में उतना बेटर नहीं होता है जितना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ज्यादा से ज्यादा लाइन्स को क्या करता है बेटा, अलाउ करता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को बेटा, ठीक है। बट इसका डिस्कशन पूरा डिटेल कहाँ है आपका, नेक्स्ट चैप्टर में, मैग्नेटिज्म चैप्टर में, क्लासिकल मैग्नेटिज्म में बेटा, ठीक है। यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, टॉर्क उसी की वजह से लग रहा है बेटा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का हमने सहारा लिया है, लेकिन कैसा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पे थोड़ी सी बातें आ रही है कि ये जो आपने जो लिया ये सिलेंडर, वो कैसा लिया है बेटा, वो लिया आपने सॉफ्ट आयरन लिया बेटा। सॉफ्ट आयरन क्यों लिया, क्योंकि हाई परमेबिलिटी होता है, तो ज्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से गुजरे, ऐसा हो। और वो कैसा हो बेटा, वो मतलब आपका रेडियल हो जाए बेटा,
इसीलिए हम ये दो चीज का यूज करते हैं। एक तो हॉर्सशू टाइप का मैग्नेट लिया बेटा, इसको हम कंस्ट्रक्शन में अब देखते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल हो गया अब कंस्ट्रक्शन ही है। हाँ, कंस्ट्रक्शन में हम बात करेंगे बेटा। हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बता रहा है। ये 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? थीटा 90 डिग्री है, मतलब सबसे पहले अब फील्ड लाइन देखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा आपको। फील्ड लाइन में पहले दिखाता हूँ किस तरह से ये फील्ड लाइन है। एक्चुअली इसके अंदर जो है बेटा, जैसे इस तरह का कंस्ट्रक्शन आप समझ गए होंगे। ये कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं बेटा, कुछ ऐसा है, मान लो कि इस तरह का है, कोई मेटालिक चीज है बेटा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हाइपरमैग्नेटिक बना, इसको बोर कर दो बेटा, ऐसा बोर कर दिया और आधा से काट दो बेटा। ये जैसे ही आपने आधा से इसको काट दिया बेटा, ये बन गया ऐसा इस टाइप का। और एक सिलेंडर इसके अंदर डाल दो जिसमें वायर रैप किया हुआ है। ये देखिए ये सिलेंडर है बेटा। इस सिलेंडर में क्या है? वायर रैप किया हुआ है बेटा। ये देखिए वायर रैप किया हुआ है ऐसा, ये वायर रैप किया हुआ है, ये इसके अंदर डाल दो इसके, ठीक है। तो ये और इधर क्या हो जाएगा बेटा, जब इसको आप हटाओगे, इस चीज को अगर आपने बोर किया बेटा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखो कुछ ऐसा हो गया बेटा, ठीक है। तो ये आप इसमें नॉर्थ, या तो आप मैग्नेट को ये कर दो बेटा, या फिर आप ऐसा करो इधर नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट को डाल दो। कोई बड़ा सा मैग्नेट हो जो नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट है, यहाँ पे डाल दो बेटा। यहाँ पे क्या करो बेटा, साउथ पोल वाला मैग्नेट को डाल दो इस तरीके का। तो ये पूरा का पूरा इधर हो गया नॉर्थ पोल, इधर हो गया साउथ पोल हो गया बेटा। क्या हो गया? इधर साउथ पोल हो गया। और ये कैसा हो गया बेटा? ये देखिए इस तरह का सिलिंड्रिकल हो गया बेटा। ये 3D में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये कैसा हो गया बेटा, सिलिंड्रिकल। ये ऐसा है, देख रहे हैं, ये सिलिंड्रिकल हो गया, ठीक है। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, वो मैग्नेटिक फील्ड वैसे स्ट्रेट नहीं होगा। देखिए कैसा होगा, अगर मैं इसकी बात करूं, ऐसे मिटा दिया है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे आता है बेटा? ऐसा है, ऐसा, मगर वो जाएगा कैसे? ऐसे घूम जाएगा, ऐसे चला जाएगा बेटा। ये नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल की तरफ होगा। कभी ऐसे कभी गलती से भी मत सोचना कि ये ऐसा है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ पोल से आया और इधर निकल गया, जैसा कि ऐसा इसको इसमें देखने को मिल रहा है बेटा। ये तो सिर्फ यहाँ पे टॉप व्यू हमने लिया ना, इस साइड से लिया, इधर से आ रहा है, लेकिन सच में ऐसा हो रहा है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है, कभी ऐसा क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं कर सकता बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं कि इधर से आया इधर चला गया, इधर से आया इधर, तो ये इंटरसेक्शन हो रहा है, जो इम्पॉसिबल है। टू फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है बेटा। तो ये जो अगर हम बोलेंगे कि ऐसा फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर जो मैग्नेट है, दो मैग्नेट जो है बेटा, वो हाई परमेबिलिटी वाला जो मैग्नेट है बेटा, वो कैसा बना दिया? सिलिंड्रिकल बना दिया बेटा। अगर ये सिलिंड्रिकल बना दिया तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ से निकलेगा तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? इधर से आएगा, ऐसा चला जाएगा बेटा, ऐसा आएगा बेटा, ऐसा चला जाएगा, इस तरीके का बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर सेंटर होगा तो एक सेंटर से ऐसा जा सकता है, बाकी सब सारा फील्ड लाइन कैसा आएगा? इसी तरीके का आएगा, मतलब ये सेंटर से ऐसा जाएगा और ऐसे ये सेंटर की तरफ से ही ऐसे निकलेगा, ये सेंटर की तरफ जाएगा बेटा, ऐसा निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ही ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है बेटा, साउथ पोल है। इधर देखो यहाँ से निकल रहा है और इधर क्या हो रहा है, जा रहा है बेटा, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ जा रहा है, ठीक है। ऐसा बनाने के लिए ही हम इस तरह का स्ट्रक्चर लिए, हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं बेटा। इस तरह का हमने डिजाइन का बनाया बेटा। और इसके अंदर क्या डाला बेटा, डाला क्या, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, बहुत पतला सा अगर वुडन ये रहेगा बेटा, ठीक है, उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, सॉफ्ट आयरन लगा सकते हो, और ऊपर में क्या कर सकते हो बेटा, ऐसे कॉपर कॉइल रख सकते हो, ठीक है। ऐसे रैप किया हुआ कॉपर कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स 8 टर्न्स है। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे पाइवोट कर देंगे बेटा। इधर देखिए कहाँ पे पाइवोट किया हुआ है, ये सब कंस्ट्रक्शन की बात हो रहा है बेटा। क्या किसकी बात हो रहा है? कंस्ट्रक्शन की बात हमने शुरू कर दिया बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, हाँ, ठीक है। तो ऐसे वायर रैप किया हुआ बेटा, ये आर्मेचर कॉइल। अगर ये सिलेंडर में हम आर्मेचर कॉइल ऐसे कॉइल अगर हमने क्या बोलते हैं, ये अगर हमने आर्मेचर कॉइल ऐसे रैप किया बेटा, तो ये इसका शेप क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा बेटा। देखिए अगर सिलेंडर में आप वायर को देखिए, ठीक से देखिए बेटा, अगर सिलेंडर में
वायर को मैंने ऐसे रैप कर दिया, तो इस ये जो वायर है बेटा, ये जो कॉपर कॉइल है बेटा, इसका शेप क्या होगा? ये रेक्टेंगल हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा बेटा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगुलर कॉइल हो गया बेटा। अब इसको पाइवोट कहाँ, यहाँ पे पाइवोट किया हुआ है, ये देखिए। तो जैसे ही आप करंट देंगे बेटा, ये ऐसे घूमने लग जाएगा, ठीक है। अब घूमने लग जाएगा तो कॉइल तो आपका ये वाला है। कॉइल कौन सा? ये वाला। ये देखिए कॉइल कौन सा है बेटा? ये कॉइल है आपका, ये कॉइल है बेटा आपका। ये वाला क्या है बेटा? आपका कॉइल है, ये कॉइल है बेटा, ठीक है। अगर ये कॉइल है, ये पूरा ऐसा रेक्टेंगुलर कॉइल है बेटा, और यहाँ पाइवोटेड है बेटा, ठीक है। तो सवाल ये है कि अभी जो बात किया था दूसरा में कि वो 90 डिग्री बना रहा था बेटा। क्या बना रहा था? 90 डिग्री बना रहा था। कैसे 90 डिग्री बना रहा है बेटा? तो ये आर्मेचर कॉइल कभी भी अगर बेटा ऐसे इस तरीके से अगर ये जाएगा बेटा, तो देखिए ऐसा सोचिए कि अगर मान लिया कि ये कॉइल है इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में बेटा, तो अगर ये घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है? देखिए मैं बात कर रहा हूँ किसका? एरिया वेक्टर। और अगर मैं बात करूँगा किसी आर्मेचर कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का, तो सोचिए कुछ ऐसा बेटा। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे बेटा ये सोचो ये आर्मेचर कॉइल है, ठीक है। और मैं बात इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा? अगर ये आर्मेचर कॉइल है तो एरिया वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर ये देखिए, ये हमेशा प्लेन का जो होता है बेटा परपेंडिकुलर होता है। ये एरिया वेक्टर हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? दोनों 90 डिग्री होना चाहिए, एनी टाइम 90 डिग्री होना चाहिए। सो दैट क्या होगा बेटा? इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा? थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क हमेशा क्या लगेगा? NIAB लगेगा, जिसका डिस्कशन करने के लिए ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। तो ऐसा हालत में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा? हमेशा पैरेलल टू द प्लेन होना चाहिए बेटा। इस प्लेन का क्या होगा? पैरेलल होना चाहिए। तो हमेशा पैरेलल होने के लिए आप ये समझिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है बेटा। कैसा है? एनी टाइम हॉरिजॉन्टल है मैग्नेटिक फील्ड बेटा। हॉरिजॉन्टल में भी कैसा है? इस तरीके का शेप का मैग्नेटिक फील्ड है। तो एनी टाइम आर्मेचर कॉइल बेटा अगर ऐसा होता है तो इसका प्लेन से ही पास करता है बेटा। किधर से? प्लेन से पास करेगा, ठीक है। और ये कैसा सारा का सारा कॉन्सेंट्रेटेड कैसे होता है बेटा? अगर मान लीजिए इधर टर्न ले लिया बेटा, ये सेंटर से कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो ये इधर आ गया, ठीक है। फिर ये अगर इधर आया बेटा, मैंने अगर ये आर्मेचर कॉइल है इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है। फिर अगर मान लिया इधर आ गया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इधर है। तो इस तरीके से क्या होगा बेटा? मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होगा और वो किधर से जाएगा? और चूंकि हमने पहले ही बताया कि एयर इसके बीच में अगर एयर गैप भी होता है बेटा, वो लोअर क्या होता है? लो परमेबिलिटी होता है बेटा। तो इस हाई परमेबिलिटी के वजह से ये सारे मैग्नेटिक फील्ड को भी वो क्या करता है बेटा? क्योंकि आपने सॉफ्ट आयरन इसलिए लगाया है, अपने तरफ खींचता है बेटा, ठीक है। और उसको क्या करे? रेडियल बना देता है। क्या बनाता है बेटा? रेडियल बना देता है। इस वजह से इसके प्लेन से ही पास करता है। इसके प्लेन से पास करता है बेटा। ये जो हमने बनाया इसके प्लेन से पास करता है। इसके प्लेन से पास करने का मतलब है कि ये 90 डिग्री बनाएगा। कौन सा 90 डिग्री? एरिया वेक्टर इसके ये से अगर पास करेगा बेटा तो 90 डिग्री होगा। और एनी टाइम 90 डिग्री होने का मतलब है टॉर्क जो होगा बेटा वो क्या होगा? NIAB हो जाएगा। टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा? NIAB हो जाएगा, ठीक है। टॉर्क क्या हो गया? टॉर्क था क्या? M क्रॉस B था, पहले भी लिख चुका हूं मैं। M क्रॉस B मतलब क्या? NIA क्रॉस B मतलब क्या हो जाएगा? NIAB साइन थीटा। और जो कि साइन 90 डिग्री एनी टाइम है बेटा, तो क्या हो रहा है? NIAB हो रहा है। ये टॉर्क एनी टाइम लग रहा है बेटा, ठीक है। अब इस टॉर्क की वजह से, ठीक है, ये टॉर्क लग रहा है। अब ये टॉर्क लग रहा है तो कैसे, कहां से शुरू करेंगे? वर्किंग में हम शुरू करेंगे। वर्किंग में कहां से शुरू करेंगे बेटा? वर्किंग में हम बताएंगे कंस्ट्रक्शन। हमने बता दिया आपको क्या क्या कंस्ट्रक्शन में आपको क्या क्या करना पड़ेगा बेटा, क्या क्या लिखना पड़ेगा। आपने सॉफ्ट आयरन का ये लिया, उसके ऊपर क्या क्या है, आपने फ्रेम, मेटालिक फ्रेम के ऊपर आपने इसको रखा, किसको रखा? कॉपर कॉइल को रखा, या कोई वुडन का भी पतला से लेकर के इसके ऊपर क्या कर सकता है बेटा? क्या बोलते हैं उसको? सॉफ्ट आयरन रख सकते हैं बेटा। सॉफ्ट आयरन, और इसको नीचे पाइवोटेड ये स्प्रिंग से किया, इसका भी बहुत बड़ा रोल है बेटा ये स्प्रिंग का, ठीक है। स्पाइरल स्प्रिंग है, इसको क्या बोलते हैं? हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हेयर स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका शेप कैसा है? स्पाइरल है, ठीक है बेटा। और इधर क्या है? ये कॉइल है बेटा, ये क्या है? कॉइल है। और इधर कहाँ पे रखा है इसको? होशो मैग्नेट पे रखा। एक इंडिकेटर है बेटा, ठीक है। और ये इंडिकेटर दिखाएगा कि कितना ये घूमता है, थीटा, ठीक है। वो थीटा जैसे आप जितना करंट देंगे उसके अकॉर्डिंग ही ये घूमेगा बेटा। जितना करंट देंगे उसके अकॉर्डिंग ही ये घूमेगा, ओके।
उसके अकॉर्डिंग ही ये घूमेगा बेटा। अब ये स्प्रिंग कैसे एक्ट करता है बेटा, तो ये जैसे मैं ऐसे बताता हूँ आपको, ऐसे देखिए, अगर मैं इस तरह का स्प्रिंग का एक एंड को मैं इधर फिक्स कर दिया और दूसरा एंड में ये जो इसके ऊपर क्या है, दूसरा एंड जो है बेटा वो ऐसा देखो, इसके ऊपर ये सिलेंडर है बेटा जो पाइवोटेड है, ठीक है, जिसके ऊपर ये आर्मेचर कॉइल है, ऐसे लपेटा हुआ आर्मेचर कॉइल है, ठीक है। तो ये जब ये रोटेट करेगा बेटा, जैसे आपने करंट दिया यहाँ पे, तो करंट देंगे तो ये रोटेट करेगा बेटा, तो ये चीज रोटेट होगा बेटा। जब ये रोटेट होगा तो ये टाइट होता जाएगा बेटा, ठीक है। और ये रोटेशन में ये नीडल भी है, तो जब ये आप जब आप करंट दोगे बेटा तो ये इसमें क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क की वजह से ये रोटेट होगा, तो ये स्प्रिंग रोटेट होगा बेटा, और स्प्रिंग रोटेट होगा तो फिर क्या होगा, एंटी टॉर्क इस पे देना शुरू कर देगा स्प्रिंग, ठीक है बेटा। रोटेशन की वजह से एंटी टॉर्क, दोनों एक जगह बैलेंस होगा बेटा, ठीक है। और दोनों जहां पे बैलेंस होगा वो दोनों को हम लिख लेते हैं और इससे फॉर्मूला निकाल देते हैं कि भाई ये जो जितना करंट देंगे उतना ही दोनों प्रोपोर्शनल आ जाएगा बेटा, कि जितना आप करंट देंगे उतना ही वो क्या होगा, घूमेगा। ये जो कांटा देख रहे हैं बेटा, ये उतना ही वो घूमेगा, ठीक है। इसके ऊपर इंडिकेटर के ऊपर, इंडिकेटर तो अपना चीज है बेटा, उसको हम वैल्यू जैसे जितना चाहे उतना हम रख सकते हैं, ठीक है बेटा। मगर हमें जब अच्छा रेंज में करंट मेजर करना होता है बेटा, तो हम इसको कन्वर्ट एमीटर बनाते हैं बेटा। एमीटर बना के क्या करते हैं, इसका मतलब यूज करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये स्प्रिंग आपने देख लिया होगा किस तरह से ये हो रहा है, एंटी टॉर्क पैदा कर रहा है, और एक जगह पे क्या होता है, बैलेंस होता है, जहाँ पे वो रुक जाता है, ठीक है बेटा। ये देखेंगे तो वर्किंग आपने देख लिया बेटा। वर्किंग में हमको क्या क्या लिखेंगे बेटा, किस तरह से काम करेंगे, कि जब हम करंट इसमें फ्लो करवाए बेटा, तो करंट क्या होगा, फ्लो करते ही आर्मेचर कॉइल में क्या होगा, ये जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में जब ये करंट गया बेटा, तो ये करंट कैरिंग कॉइल हो गया। जब करंट कैरिंग कॉइल हो गया बेटा, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, टॉर्क डेवलप होगा। ये टॉर्क डेवलप होगा तो हमेशा कैसा होगा, 90 डिग्री पे रहेगा बेटा, जिसके वजह से NIA भी होगा और हमेशा मैक्सिमम टॉर्क होगा बेटा। और इस मैक्सिमम टॉर्क से स्टार्ट होगा ये घूमना। जब ये घूमना शुरू होगा बेटा, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग क्या करेगा, उसको एंटी टॉर्क देगा, क्योंकि ये स्प्रिंग में ये कसता टाइट होता जाएगा। ये जब घूमता जाएगा बेटा तो ये टाइट होता जाएगा, तो एंटी टॉर्क उसको प्रोवाइड करेगा स्प्रिंग उल्टा। जैसे स्प्रिंग का बात अगर करें बेटा, जैसे ऐसा स्प्रिंग अगर है, मैं अगर इसको ऐसे खींचूं बेटा, तो ये क्या करता है, स्प्रिंग उल्टा डायरेक्शन में केज फोर्स लगाता है बेटा। उसी तरीके से ये अगर इसको ऐसे क्या करेंगे, हम घुमाएंगे बेटा, तो फिर ये क्या करेगा, उल्टा फूलना शुरू होगा बेटा। जैसे बच्चों का खिलौना में ऐसा होता है कि चाबी से हम बच्चों का वो होता है ना, टॉय होता है ना बेटा, उसमें हम चाबी देते हैं, तो इसी तरह का स्प्रिंग होता है बेटा। चाबी अगर देते हैं तो वो पूरा टाइट हो जाता है, फिर जैसे ही चाबी छोड़ते हैं बेटा, तो फिर वो खुलता है स्प्रिंग, और खुलता है तो बच्चे का टॉय क्या होता है, चलना शुरू हो जाता है बेटा। ओके, ऐसे ही ये पाइवोटेड टाइप हो गया बेटा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, वर्किंग भी हो गया बेटा, किस तरह से ये वर्क हुआ, ठीक है। थ्योरी में बात कर लेंगे। थ्योरी में हम क्या क्या बात करेंगे, थ्योरी में बात करेंगे यही चीज, टॉप जो है बेटा NIAB साइन थीटा तो खत्म हो गया आपका, ठीक है, NIAB हो गया। अब ये NIB ये जब ये घूमेगा बेटा, तो टॉर्क टॉर्शनल कांस्टेंट, मतलब ये टॉर्क क्या होता है, K थीटा, तो कांस्टेंट होता है बेटा। ये टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, जितना एंगल से घूमेगा उतना इसको टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। ओके, तो ये लिखेंगे K थीटा लिखेंगे। सो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, K थीटा बाई NAB, ये हो गया। मतलब ये सब अगर कांस्टेंट हो जाए बेटा, I प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। ये देखिए, जितना करंट देंगे उसी के प्रोपोर्शनलिटी में क्या होगा बेटा, ये एंगल ये घूमेगा, उतना एंगल घूमेगा। थीटा क्या है, रेडियन में बेटा। ओके, अब अगर मैं बात करूं बेटा सस्पेंडेड की, सस्पेंडेड टाइप की, तो सस्पेंडेड टाइप में कुछ नहीं करना है, सारा चीज वही है, बस यहाँ एक सीलिंग से ऐसा लटका हुआ रहता है बेटा, फॉस्फर ब्रॉन्जी का, और यहाँ पे क्या रहेगा, नीडल ऐसा होगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है, ठीक है। सिलेंडर ऐसा है बेटा, यहाँ पे मिरर रहता है, और ये लाइट के साथ में ये एंगल मेजर होता है बेटा, है ना।
मिरर यहाँ पे रहता है, तो जितना ये ट्विस्ट करेगा बेटा उतना ही क्या होगा, उतना वो एंगल दिखाएगा, वो यहाँ पे भी वो बैलेंस करेगा बेटा, ये टॉर्क इस ट्विस्ट को बैलेंस करता है बेटा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं, पाइवोटेड और सस्पेंडेड में यही फर्क है, लेकिन आपको पढ़ना है पाइवोटेड बेटा, एनसीईआरटी में पाइवोटेड दिया हुआ है, इसलिए आप पाइवोटेड ही है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं, थ्योरी भी हो गया बेटा, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी का दूसरा टॉपिक है बेटा, दो चीजें हमें पढ़ना है, सेंसिटिविटी, क्या क्या पढ़ना है, करंट सेंसिटिविटी, यही पे आता है सेंसिटिविटी, दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी, दो टाइप का सेंसिटिविटी पढ़ना है, एक करंट सेंसिटिविटी, दूसरा क्या बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी। और कहाँ से पढ़ना है, अभी जो आपने देखा, क्या देखा बेटा, NIAB इक्वल टू K थीटा, ऐसा देखा, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है बेटा, करंट सेंसिटिविटी होता है थीटा बाई आई, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, इट इज डिफाइंड बाई एंगल सबटेंडेड बाय द नीडल, कितना घूमा बेटा, पर यूनिट करंट। यूनिट करंट में अगर आप यूनिट करंट देते हो बेटा तो कितना एंगल से घूम जाता है, ठीक है, कितना एंगल से क्या होता है, नीडल कितना एंगल से घूम जाता है यूनिट करंट देने पे, वो उसका सेंसिटिविटी बताता है। जितना ज्यादा थीटा बेटा उतना ज्यादा उसका सेंसिटिविटी, आर यू गेटिंग। तो इट इज डिफाइंड एज यूनिट करंट, इट इज, ऐसे लिख देता हूं मैं, इट इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड पर यूनिट करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और हमने पढ़ा है NIAB इजिकल टू K थीटा, तो जब थीटा बाई आई आप यहाँ पे करोगे बेटा, दैट्स इम्प्लाइज थीटा बाई आई, आप यहाँ पे आई लेके आ जाओ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NAB बाई K, NAB बाई K, मतलब ये आपका करंट सेंसिटिविटी हो गया। करंट सेंसिटिविटी क्या हो गया बेटा, NAB बाई K, मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है, एक तो कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पे, दूसरा डिपेंड्स किस पे कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा किसका, एरिया ऑफ कॉइल, तीसरा क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, जितना बढ़ाएंगे बढ़ेगा बेटा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K है, अगर K लेस होगा बेटा तो ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है, 1/K है ना, तो ये क्या होता है, इनवर्सली है 1/K, लिख सकते हैं, ये क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K लिख लीजिए, ये क्या है बेटा, टॉर्सनल कांस्टेंट है। तो करंट सेंसिटिविटी आपको समझ में आ गया बेटा, क्या होता है कि जितना करंट देंगे उतना ये घूमेगा बेटा, अब उतना घूमेगा तो कहां तक घूमेगा वो भी चीज होता है, जितना बड़ा आपका डायफ्राम होता है बेटा, ठीक है, वहीं तक जाना चाहिए ना, ठीक है। तो जो एंगल है, मतलब यूनिट करंट पे कितना ये घूमा बेटा, वो करंट सेंसिटिविटी बताता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट। अब इसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसकी बात करते हैं बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी, what is voltage sensitivity, it is defined as voltage
थीटा बाई वी, जिस तरह आपने अभी थीटा बाई आई लिखा था बेटा, उसी तरह से वोल्टेज पर यूनिट एंगल सबटेंडेड ना, हाँ, इट इज डिफाइंड एज, ओके, it is defined as angle subtended per unit voltage, मतलब थीटा बाई बी एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, थीटा बाई बी, ऐसा। वोल्टेज किसके बीच बेटा, ये दो वायर को जो आपने जिस सेल के थ्रू से जितना वोल्टेज आपने प्रोवाइड किया, जिसके वजह से ये घूम रहा है बेटा, तो उस वोल्टेज पर यूनिट वोल्ट में ये कितना घूम रहा है बेटा, उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दो वायर है बेटा, ये वायर कौन सा, वही कॉपर कॉइल वाला वायर है, उसके बीच जो करंट आपने प्रोवाइड किया था, जिस वोल्टेज जितना वोल्टेज पे, तो पर यूनिट वोल्ट पे कितना ये इसका एंगल सबटेंड करेगा, ओके। तो फॉर्मूला वही रहेगा बेटा, एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा। अब थीटा बाई हमें आर करना है बेटा, तो आप लिखो एन ए बी बाई के इज इक्वल टू थीटा बाई आई लिखा, ऐसा लिखा, ये आई को यहाँ पे लेके गया, लेकिन बी हमें लगाना है बेटा, तो हम यहाँ पे भी आर करते हैं, यहाँ पे करते हैं रेसिस्टेंस, दैट इज थीटा बाई वी हो गया, दैट्स इंप्लाई थीटा बाई वी इज इक्वल टू आई आर होता है, थीटा बाई वी इज इक्वल टू एन ए बी बाई के आर, ये हो गया बेटा, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है बेटा, देखिए, तो यहाँ पे एक चीज आप देखिए, के एन ए बी और क्या है बेटा, यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पे बी एस करके लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना। एन ए बी बाई के आर, यहाँ रेसिस्टेंस है बेटा, और रेसिस्टेंस के साथ यहाँ पे एरिया है, एरिया ज्यादा रेसिस्टेंस कम, तो ऐसा हालत में आप क्या करेंगे, सीक बाइंड लेंगे बेटा, क्योंकि आर इज इक्वल टू आपको पता है रो एल बाई ए होता है, क्या होता है बेटा, रो एल बाई ए होता है, तो रो एल बाई ए बोलने से अगर मैं इसको थीटा ले लूंगा एरिया बेटा, तो ये रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी जितना कम रेसिस्टेंस होगा बेटा, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा ये होगा, और एरिया भी है, तो यहाँ रेसिस्टेंस कम होगा, जब एरिया आप क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो एरिया ज्यादा करेंगे बेटा, मतलब ये वायर को क्या करेंगे, जो कॉपर वायर रहेगा बेटा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा ले लो, थिकर ले लो, वायर कैसा ले लो, थिकर ले लो, अगर आप थिकर वायर ले लिया बेटा, तो क्या हो जाएगा, थिकर वायर लेते ही रेसिस्टेंस क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम हो गया, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। लो बेटा, अब कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात करते हैं। कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को बेटा हम डायरेक्टली किसी सर्किट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेरी स्मॉल करंट को बेटा क्या करता है, डिटेक्ट करता है, वेरी स्मॉल करंट को, जैसे सब माइक्रो एम्पियर करंट है बेटा, और मान लिया किसी सर्किट में ऐसे डाले जहाँ पे करंट एम्पियर में आ रहा है, तो क्या होगा इसका बेटा, पॉइंटर वो रेंज से भागेगा, मतलब टूट जाएगा बेटा, पॉइंटर टूट सकता है। दूसरा क्या, कॉइल बर्न हो सकता है बेटा, डैमेज हो सकता है। और मान लिया कि आपने कुछ ऐसा उसी रेंज में भी अगर आपने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया बेटा, तो उसमें एरर आ सकता है। कैसे एरर आ सकता है, देखिए इधर क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाई वी कैन नॉट connect it directly with the circuit
के साथ में डायरेक्टली हम यूज क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए एक रेसिस्टर है और यहाँ पे क्या है बेटा, बैटरी है कुछ 20 वोल्ट का। अगर आपने बेटा 20 वोल्ट का बैटरी लगाया और रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस है, तो आई कितना आना चाहिए बेटा, अगर आई मेजर करोगे तो V/R आना चाहिए। लेकिन अगर मेजर करने के लिए आपने गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली लगाया बेटा यहाँ पे, तो होगा क्या, जी जैसे आपने लगाया यहाँ पे तो करंट में एरर आ जाएगा, आई डैश कितना आ जाएगा बेटा, V/R प्लस G आ जाएगा। ये देखिए मेजर करना चाहिए था कितना, V/R, मेजर कितना कर रहा है, R प्लस G। अगर ये G को हम अप्रोच 0 की तरफ ले जाते हैं बेटा, तभी ये करेक्ट वैल्यू देगा। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, तो पहला फर्स्ट जो बात आ गई वो क्या है, एरर आ गया बेटा। कितना आया एरर, डेल्टा आई आया, एरर इक्वल टू डेल्टा आई, आई डैश माइनस आई आ गया। दूसरा क्या है बेटा, ज्यादा करंट अगर आएगा तो क्या होगा, बंद हो सकता है, पॉइंटर ब्रेक हो सकता है बेटा, पॉइंटर में ब्रेक। तीसरा क्या हो सकता है बेटा, कॉइल डैमेज हो सकता है, कॉइल में डैमेज। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो सकती है इसके साथ में। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं करते। तो क्या करते हैं बेटा, कन्वर्शन हमें करना पड़ता है। कन्वर्शन के लिए क्या करना पड़ता है, अगर हम एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको किसको बेटा, गैल्वेनोमीटर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरी स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है बेटा। देखिए कैसे होगा, देखिए अगर करेक्ट वैल्यू आएगा, करेक्ट वैल्यू कब आएगा बेटा, जब हम ये G का अप्रोच 0 की तरफ करते हैं बेटा। जितना कम, मतलब एकदम बिल्कुल कम अगर होगा बेटा, तो क्या होगा, ये करेक्ट वैल्यू आ सकता है बेटा। ठीक है, ऐसा G कम करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, इसका कम कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। Conversion of galvanometer to first emitter, एमीटर की बात करता हूँ। Emitter is used to measure electric current, and what to do, we have to, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है बेटा, मान लीजिए कि बात कर रहा हूँ फुल स्केल डिफ्लेक्शन की। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब होता है पॉइंटर एकदम लास्ट रीडिंग को टच करेगा बेटा, उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोलते हैं। वो करंट कितना जा रहा है, IG जा रहा है करंट। IG जाने पे जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है बेटा, इतना मतलब सब माइक्रो एम्पियर में ये मेजर कर रहा है। अब चूंकि हमें मेजर करना है क्या, एम्पियर में बेटा। कोई एम्पियर वाला सर्किट है, मतलब करंट जिसमें 2 एम्पियर 3 एम्पियर ऐसे आ रहा है बेटा, और हमें डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, कन्वर्ट करने जा रहे हैं। कन्वर्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इससे ज्यादा से ज्यादा करंट इस इंस्ट्रूमेंट से जाए, बट इसको अफेक्ट न करे बेटा। इसको अफेक्ट नहीं करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरी लो रेसिस्टेंस का एक रेसिस्टर पैरेलल कनेक्ट कर देंगे बेटा। पैरेलल कनेक्ट करते ही क्या होगा, इधर से तो चलो IG जा रहा है, मतलब ये करंट अब क्या हो गया, अब I करंट आ रहा है इधर, और इधर क्या जा रहा है बेटा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में चलो IG जा रहा है यहाँ पे, इधर कितना जा रहा है बेटा, इधर जा रहा है I माइनस IG जा रहा है, I माइनस IG जा रहा है, ये करंट जा रहा है। ठीक है, और देखिए जब आप लो रेसिस्टेंस यहाँ पे पुट करेंगे, वेरी लो रेसिस्टेंस जब आप यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो लो रेसिस्टेंस से भी कम होगा, जो लीस्ट रेसिस्टेंस उससे भी कम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बोला 100 ओम है बेटा, और दूसरा एक बहुत छोटा रेसिस्टर है 1 ओम है बेटा, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट, तो ये 100, ये 1 से भी कम होगा। मतलब जो लीस्ट वैल्यू है R इक्विवेलेंट इज लेस देन लीस्ट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, लीस्ट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस।
मतलब कितना हो जाएगा 100 इंटू 1/100 प्लस 1, 100 प्लस 1, मतलब ये क्या हो गया 100 डिवाइडेड बाई 100 विच इज लेस देन 100, इससे भी छोटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे हालत में हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं कन्वर्शन अगर एमीटर में हमें करना होगा तो ये क्या करेंगे बेटा, वी कनेक्ट शंट रेसिस्टेंस, शंट किसको बोलते हैं, पैरेलल रेसिस्टेंस को बोलते हैं बेटा, स्मॉल वैल्यू को आप शंट रेसिस्टेंस ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू विथ गैल्वेनोमीटर। शंट किसको बोलते हैं, पैरेलल रेसिस्टेंस। शंट कर दिया मतलब पैरेलल कनेक्ट कर दिया बेटा। ठीक है, वेरी स्मॉल रेसिस्टेंस को। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या कैलकुलेशन होगा देखिए। पहले जो करंट इस पे फ्लो हो रहा था फुल स्केल डिफ्लेक्शन में, वो था IG बेटा। अब पूरे इस इंस्ट्रूमेंट में जो है बेटा कितना फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है। पहले ये किसको कितना मेजर कर पा रहा था बेटा, क्योंकि इसका रीडिंग जो है बेटा माइक्रो एम्पियर में था। ठीक है, लेकिन अब ये क्योंकि हम IG ही इसमें दे पा रहे थे, लेकिन अब इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में हम I दे पा रहे हैं बेटा, लेकिन रीडिंग वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में अब इसको मेजर करेगा बेटा, कितना हमने दिया तो ये कितना, ये रीडिंग कितना आ रहा है, ये रीडिंग कितना आ रहा है, ये कितना, मतलब पॉइंटर कहाँ पे है बेटा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस इसके ऊपर जाएगा बेटा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज की बात करते हैं बेटा, कितना रेंज तक हो जा सकता है। ठीक है, तो रेंज का जो बाय डेफिनेशन रेंज की बात करेंगे, रेंज को हम n से लिखते हैं बेटा, किससे लिखते हैं, यह लिख रहा हूं मैं रेंज, कितना रेंज होगा, तो रेंज n इज इक्वल टू पहले करंट कितना जा रहा था बेटा IG, अब कितना करंट जा रहा है बेटा इसके साथ में I, मतलब ये I करंट आ रहा है। तो अब जितना करंट आ रहा है, अब जितना करंट ये इंस्ट्रूमेंट में आ रहा है वो I है, और पहले जितना करंट आ रहा था बेटा IG, इसी को रेंज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेंज, इतना रेंज है। जैसे कि पहले मान लिया कि ये कुछ ऐसा बोलिए कि 10 मिली एम्पियर ऐसा मेजर कर रहा था बेटा। ठीक है, मैक्सिमम इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन में। अब ये मान लीजिए 5 एम्पियर मेजर कर रहा है बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, अब जो मेजर कर रहा है, मतलब क्या, अब जो मेजर कर रहा है डिवाइडेड बाई पहले जो मेजर कर रहा था, अब जो मेजर कर रहा है डिवाइडेड बाई नाउ, मतलब अब जो मेजर कर रहा है नाउ लिखते हैं बेटा, और ये पहले मतलब अर्लियर, पहले जो मेजर कर रहा था बेटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी कितना मेजर कर रहा है बेटा I बोलने से 5 एम्पियर, और डिवाइडेड बाई पहले कितना मेजर कर रहा था बेटा 10 इंटू मिली एम्पियर है, तो यहाँ पे 1000, 10 इंटू 10⁻³ ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 10⁻², ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 100, मतलब ये 100 हो गया, 500 इसका रेंज आ गया बेटा, ऐसा होता है। रेंज n इज इक्वल टू, ठीक है, I नाउ डिवाइडेड बाई I अर्लियर, पहले जो हम करंट मेजर करते थे वो सिर्फ वो कितना था IG था, और अभी I को इंडिकेट कर रहा है ये, समझिए बेटा ऐसा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, देखिए यहाँ से ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये पॉइंट मान लीजिए B है, A और B के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बेटा वो सेम ही होगा। मतलब अगर मैं बात करूं IG इंटू G, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल G दे देता हूँ, कैपिटल G क्या है इसका, रेसिस्टेंस है। IG इंटू G इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, I माइनस IG इंटू S, और आपसे पूछेगा कि बताइए कितना शंट रेसिस्टेंस जो आपने कनेक्ट किया वो कितना होगा, तो S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इसको आप ऐसे कर सकते हो IG इंटू G इज इक्वल टू IS
माइनस आई जी एस, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको इधर ले आओ बेटा, तो ऐसे भी कर सकते हो, आई जी जी प्लस एस इज इक्वल टू आई एस। ओके, तो हमें क्या करना है, ऐसे आई बाई आई जी नहीं आते, पहले एन का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं एन का वैल्यू, रेंज जो है बेटा। तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, जी प्लस एस बाई एस इज इक्वल टू आई बाई आई जी, ये हमारा आ गया एन। मतलब एक वैल्यू आपका रेंज का जो वैल्यू है बेटा, यहाँ से आ गया क्या, इस फॉर्म में, रेसिस्टेंस के फॉर्म में, जी प्लस एस बाई एस, एक वैल्यू हो गया आपका रेंज का वैल्यू हो गया बेटा, ठीक है। दूसरा शंट रेसिस्टेंस क्या है, का वैल्यू क्या है, एस इक्वल टू, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, यहाँ जब आपने निकाल दिया एन एस, देखिए एन एस इज इक्वल टू जी प्लस एस, तो एन, यहाँ पे एस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आपने एस कॉमन लिया बेटा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ गया, जी आ गया। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू जी बाई एन माइनस वन हो गया दूसरा वैल्यू। दूसरा जो शंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है, जी बाई एन माइनस वन, ठीक है। ये सब बेटा न्यूमेरिकल में काम आता है, डायरेक्टली बहुत जल्दी सॉल्व करने के लिए हम ये सारे फॉर्मूला को अगर आप सीख लेंगे बेटा, तो बहुत जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। शंट रेसिस्टेंस क्या आ गया, जी बाई एन माइनस वन, रेंज क्या आ गया, जी प्लस एस बाई एस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बेटा, तो जी इंटू क्या था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जी इंटू एस बाई जी प्लस एस आएगा बेटा, जी इंटू एस बाई जी प्लस एस। और आप जी प्लस एस बाई एस देखो क्या एन है बेटा, तो आप लिख सकते हो जी बाई एन, ये देखो ये एन है, जी बाई एन, ये भी लिख सकते हो, तो आर इक्विवेलेंट जी बाई एन भी हो गया, ठीक है। ये आपका कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर हो गया। अब देखेंगे कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, शंट रेसिस्टेंस जो है बेटा जी बाई एन माइनस वन है, जबकि वोल्टमीटर में जो आएगा बेटा वो शंट नहीं होगा, लेकिन सीरीज में कनेक्ट होगा बेटा, और वो जो रेसिस्टेंस होगा जी इंटू एन माइनस वन होगा। यहाँ पे बेटा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो आ रहा है वो जी बाई एन आ रहा है बेटा, वहां पे जो आएगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वो जी एन हो जाएगा बेटा, ये सर, ठीक है। वोल्टमीटर के लिए क्या करेंगे, सपोज गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस जी है, और ये उसी तरह से बेटा आईजी करंट में फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन किस पे दिखा रहा है, आईजी पे दिखा रहा है। तो अब जितना दिखा रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन आईजी पे, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, वोल्टमीटर मेजर करना है, वोल्टमीटर पर आना है, मतलब जितना ज्यादा रेसिस्टेंस हो उतना ज्यादा वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, अपने तरफ आने नहीं देगा करंट को। इसलिए सर्किट का जो रेसिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो एक्यूरेसी की तरफ जाएगा बेटा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अ वोल्टमीटर, वी कनेक्ट अ वेरी हाई रेसिस्टेंस, connect a very high resistance in series with galvanometer, series with galvanometer, ओके। अब क्या करेंगे बेटा, इस गैल्वेनोमीटर में एक वेरी हाई रेसिस्टेंस का सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया है। अभी भी करंट कितना आईजी फ्लो हो रहा है, क्योंकि इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, तो आईजी फ्लो करवाएंगे और यहाँ पे हाई रेसिस्टेंस एस डाल देंगे बेटा।
तो अब सवाल है कि यहाँ पे सबसे पहली बात है एन रेंज क्या होगा। तो पहले जो वोल्ट मेजर कर रहा था बेटा वो आई जी इंटू जी था, ये वी अर्लियर था बेटा, वी अर्लियर कितना था, वी अर्लियर लिखा है, ये था बेटा कितना था आई जी इंटू जी। अब जो मेजर कर रहा है बेटा वो कितना कर रहा है आई जी, अब जो मेजर कर रहा है बेटा वी नाउ वो कितना मेजर कर रहा है आई जी जी प्लस एस मेजर कर रहा है, कितना मेजर कर रहा है आई जी जी प्लस एस। तो एन इजिकल टू क्या हो जाएगा इस हालत में बेटा, अभी का जैसे वहां पे देखे थे अभी का और पहले का, ठीक है। तो पहले अभी का डिवाइडेड बाय पहले का, अभी का कितना है बेटा आई जी जी प्लस एस है। अब जो मेजर कर रहा है आई जी जी प्लस एस डिवाइडेड बाय अर्लियर कितना मेजर कर रहा था आई जी इंटू जी, सॉरी यहाँ पे जी मैंने नहीं लिखा, आई जी इंटू क्या जी, ये होगा करंट इंटू रेसिस्टेंस, यही होता ना वोल्ट। तो ये हो गया आई जी इंटू जी, आई जी कैंसिल हो गया बेटा, क्या हो गया जी प्लस एस बाई जी आ गया, मतलब एन इजिकल टू आपका आ गया जी प्लस एस बाई जी, ठीक है। जी एन इजिकल टू जी प्लस एस। सो आपका क्या एस चाहिए, एस इजिकल टू क्या हो जाएगा जी एन माइनस वन हो जाएगा। ये जो वेरी हाई रेसिस्टेंस जो एस से बेटा इसका वैल्यू जी इंटू एन माइनस वन है। और एमीटर के केस में क्या था बेटा जी बाई एन माइनस वन था, और वोल्ट मीटर के केस में क्या है जी इंटू एन माइनस वन है, ये डिफरेंस आप देख लेंगे, ठीक है। दूसरा एक और चीज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा यहाँ पे कितना है जी प्लस एस हो जाएगा बेटा, जी प्लस एस, ठीक है। और जी प्लस एस के लिए देखो जी एन यहाँ पे लिखा हुआ जी प्लस एस, मतलब आप सीधा जी इंटू एन लिख सकते हैं, ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा जी इंटू एन, अगर आपने रेंज निकाल दिया तो वोल्ट मीटर के केस में रेंज कितना होता है बेटा जी इंटू आ गया जी प्लस एस बाई जी है, जी प्लस एस बाई जी है रेंज, ठीक है। और इस टर्म में भी हम रेंज लिख सकते हैं बेटा, रेंज जैसे वहां पे कितना था आपका यहाँ पे आप यहाँ से भी निकाल सकते हो रेंज जी प्लस एस बाई एस है ना, आ गया यहाँ जी एन आर इक्विवेलेंट जी प्लस एस है, एन इक्वल टू जी प्लस एस बाई जी, ठीक है। और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा जी प्लस एस बाई जी, ये एन है। अब इसके बेस पे बेटा कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 1 galvanometer has a resistance of 50 ohm, okay, and full scale deflection 50 ohm, and the full scale deflection for current galvanometer has a resistance of 50 ohm
एट द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट कितना दे दो, दे दो बेटा 10 मिली एम्पियर। नाउ व्हाट विल बी द, नाउ व्हाट इज the shunt resistance, what is the shunt resistance so that it can measure up to 10 milliamperes there, 10 मिलियन दिया है तो 5 एम्पियर कर दूंगा। 5 एम्पियर तक ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। 0 to 5 एम्पियर तक ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे हालत में क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले क्या काम करेंगे, गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम एंड द फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट 10 मिलिएम्पियर। Now what is the shunt resistance so that it can measure up to 5 ampere? ठीक है, तो सबसे पहले आप n निकाल लीजिए बेटा। n क्या होगा, पहले करंट कितना, बाद में करंट कितना, ये 5 एम्पियर मेजर करता है, और पहले कितना मेजर कर रहा था, 10 मिली एम्पियर कर रहा था बेटा। तो 5 एम्पियर 10 मिली एम्पियर का मतलब यहाँ पे 1000 और डाल दो ऊपर, मतलब 10, ये कैसे डाला बेटा, पहले 5 है, इधर 10 है बेटा, 10 मिलियन में 10⁻⁻3, ये ऊपर चला जाएगा 5 इंटू कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 10, ये चला जाएगा कितना आएगा 500 आ गया। n इक्वल टू 500 हो गया आपका। ठीक है, अब n इक्वल टू 500 हो गया तो आप कैसे यूज करेंगे बेटा, s इक्वल टू शंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो s इक्वल टू क्या था बेटा आपका, G बाई n-1 था, क्योंकि ये एमीटर का केस है, और वोल्टमीटर का केस में क्या होगा, G इंटू n-1। तो G कितना दिया हुआ है, 50 ओम दिया है, बाई n-1, n आपका 500 आ गया, -1। ठीक है बेटा, 500 -1 499 होगा, और अप्रोक्सीमेटली क्या इक्वल टू वही आ जाएगा बेटा, 500 ही कर लो, मैंने 5 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50 बाई 500 ही करो बेटा। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा आपका, एक जीरो जाएगा 51 0 पॉइंट कितना आ गया 1 0.1 हो गया। प्रॉब्लम तो देखिए, द डिफ्लेक्शन इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर falls from falls from 50 division to 10 division। ठीक है, then the shunt of 12 ohm resistance is connected, then find the resistance of galvanometer। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या बोल रहा है, द डिफ्लेक्शन इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फॉल्स फ्रॉम 50 डिवीजन टू 10 डिवीजन। मतलब ये गैल्वेनोमीटर है बेटा, पहले जब करंट हमने दिया था तो 50 डिवीजन था, और वही सेम करंट अगर हमने दिया बेटा तो अभी कितना हो गया, ये मतलब ये रेसिस्टेंस, ये कितना रेसिस्टेंस दिया है, 12 ओम का रेसिस्टेंस दिया है, ये मान लो G दिया है, ये मैंने G आपको फाइंड करना है। ठीक है, मान लो ये G है, ये फाइंड करना है। तो पहले इसका जो इंडिकेटर था बेटा वो 50 डिवीजन पे था,
बाद में कितना हो गया 5 डिवीजन हो गया, सेमी करंट है, मतलब अलग से करंट आपने ये नहीं किया बेटा। ऐसे हालत में हम एंड पे नहीं जाएंगे बेटा। कितना हो गया बेटा पहले, मतलब करंट कितना आ रहा था, आई था मान लो, तो ये कितना हो जाएगा आई का बेटा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक है, 50 से 10 डिवीजन पे आ गया, मतलब आई प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है बेटा, थीटा। तो अगर ये डिवीजन की बात कर रहा हूँ अभी आई बाई 5 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 50 का 10, मतलब है करंट का कितना 5 पार्ट है, मतलब आई बाई 5 हो गया बेटा। ये आई बाई 5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा आई माइनस आई बाई 5, ठीक है, मतलब 4 बाई 5 आई हो जाएगा बेटा, ये 4 बाई 5 आ जाएगा। अगर ये आई आता है, ठीक है, यहाँ पे तो आई बाई 5 इससे गुजरेगा, तभी ये डिवीजन कितना हो गया बेटा 10 डिवीजन में आ गया, और इधर से कितना 4 बाई 5 आई आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है, मतलब इसका रेसिस्टेंस। तो क्या करेंगे, दोनों के अक्रॉस ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों का सेम होगा बेटा। तो हम क्या लिखेंगे आई बाई 5 इंटू जी, ठीक है, आई बाई 5 इंटू जी इज इक्वल टू 4 बाई 5 आई इंटू 12। तो ये 5 दिया, आई गया बेटा, जी इज इक्वल टू कितना आ गया 48 ओम, आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रॉब्लम 3 देखिए, ये देखिए बेटा प्रॉब्लम 3 देखिए, और ये जो क्वेश्चन है जेई 2017 का है बेटा, 2017 जेई में पूछा गया है, मगर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा वेर करंट 5 एम्पियर, वेर करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, करंट ऑफ 5 milli ampere is passed through a galvanometer having a coil of resistance 15 ohm, ठीक है, मतलब एक गैल्वेनोमीटर है बेटा और इसका रेसिस्टेंस कितना है 15 ओम है। इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर, मतलब आई जी इक्वल टू आपका दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा 5 मिली एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आई जी इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, और ये जी का वैल्यू 15 ओम दिया हुआ है, ये जो जी है यहाँ पे लिख दिया, जी का वैल्यू कितना दिया है 15 ओम दिया हुआ है। इट शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस टू बी पुट इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट वोल्ट मीटर इनटू रेंज, कहाँ से कहाँ तक है, मतलब आपको ये निकालना है, ये रेसिस्टेंस निकालना है, कितना वैल्यू आप पुट करेंगे इनटू रेंज, कितना दिया है 0 से 10 वोल्ट दिया है बेटा, ठीक है। और ये ऑप्शंस में दिया हुआ है ए बी सी डी, ऐसा ऑप्शन कर दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे बेटा इसके लिए, सीधा सिंपल से ये है कि आपको कितना 10 वोल्ट का बोल रहा है, मैक्सिमम 10 वोल्ट का फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे ही ले जाना है इसको। तो आई जी करंट कितना है बेटा, आई जी फ्लो हो रहा है 5 मिली एम्पियर है, तो आप लिखेंगे जी प्लस है, मतलब आई जी, ठीक है, जी प्लस एस, ये इक्वल टू 10 वोल्ट का आपके को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई जी बोलने से कितना हो गया बेटा 5 इंटू 10⁻³ जी कितना दिया है बेटा 15 दिया है, प्लस एस लिखो बेटा, एस इक्वल टू ये 15 है, ये एस है, एक दिन सा लगे 15 है बेटा, ये एस है इक्वल टू 10 है, तो ये कितना जाएगा 15 प्लस एस इक्वल टू 10 बाई, इसको इधर ले आए बेटा डिवीजन में, 10 बाई 5 इंटू 10⁻³ इधर चला जाएगा, 5 टू 10 हो गया बेटा, कितना आ गया 2 इंटू 10⁻³ आ गया, ठीक है। मतलब ये आ गया आपका 2000 हो गया बेटा 2000। तो एस इक्वल टू क्या करेंगे 2000 माइनस 15, 2000 माइनस 15 कितना आ जाएगा, ये 1985, मतलब आप लिख सकते हो 1.985 इंटू 10⁻³
आंसर आ गया आपका सी। ओके, अभी लास्ट प्रॉब्लम देखिए बेटा। प्रॉब्लम 4 देखते हैं बेटा। वोल्ट मीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस 50 ओम and a resistor of 1.15 kilo ohm is connected in series. It can read potential difference up to 12 volt. If the same coil is used to construct an ammeter which can measure currents up to 2 ampere, find the value of shunt resistance. मतलब है बेटा एक वोल्ट मीटर का मतलब हो गया ऐसा, एक G इक्वल टू कितना दिया है 50 ओम, ये 50 ओम दिया है बेटा, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया है 1.15 किलो ओम, किलो का मतलब 10⁻³ ओम इतना हो गया। इट कैन रीड पोटेंशियल अप टू 12 वोल्ट, मतलब ये टोटल मान लिया करंट, इसमें फुल डिफ्लेक्शन करंट IG है, ठीक है बेटा। तो IG इंटू G प्लस S इज इक्वल टू 12 वोल्ट बोल रहा, मतलब है IG G कितना है 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 1150 इक्वल टू 12, ये 1200 हो गया। IG इक्वल टू कितना हो गया बेटा 12/1200, कितना आ जाएगा 0.01 एम्पियर आ जाएगा बेटा। कितना क्या हो गया आपका 0.01 एम्पियर हो गया। अब देखिए इधर आगे क्या करना है, बोल रहा है कि if the same coil is used to construct an ammeter which can be measured, मतलब आपको क्या करना है एमीटर बनाना है। एमीटर बनाने के लिए फिर क्या चाहिए बेटा, एक शंट चाहिए, यहाँ से ऐसा शंट चाहिए, ठीक है। एमीटर बनाने के लिए एक शंट चाहिए, तो करंट कितना भेजा जा रहा है IG तो आपने निकाल दिया ना बेटा। इसको निकालने के लिए क्या तरीका है, पहले N निकाल लीजिए, N इक्वल टू आपका करंट डिवाइडेड बाय पहले का करंट है, ठीक है। कितना मेजर बोल रहा है 2 एम्पियर बाई कितना 0.01, कितना आ जाएगा बेटा 100 करके 200 आ गया। 200 आपका क्या आ गया बेटा रेंज आ गया। और क्या निकालना शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने बताया था आपको G/n-1 कर दो आप, ठीक है बेटा। तो G/n-1 करते हैं, G कितना दिए हुए हैं 50 ओम दिया हुआ है, बाई n-1 200-1 अप्रॉक्सीमेटली 50/200 ही लिखो बेटा। ऐसे तो 199 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 50/200 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा 0.025 ओम आ जाएगा आंसर। ओके, अब आगे का डिस्कशन होगा हमारा बेटा फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट्स। आगे का डिस्कशन हमारा क्या बेटा, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट्स। टू पैरेलल करंट्स, मान लो एक वायर बेटा है, इनफाइनाइट वायर है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और इधर से भी ऐसे कर दिया। और दूसरा जो है वो कुछ ऐसा ले लिया, इधर से भी इन्फिनिटी, इधर से इन्फिनिटी, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना दे दिया बेटा, d दे दिया डिस्टेंस।
अब हम निकालने वाले क्या है बेटा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, मतलब इसके वजह से इस पे फोर्स कितना लगेगा, इसके वजह से इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, क्या होगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए। तो अगर इधर से करंट फ्लो हो रहा है तो इसके वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पहले हम निकाल देते हैं। ऐसे थंब रखते हैं, राइट हैंड का थंब रख के बेटा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में हमने थंब रखा, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पे बेटा, अंदर की तरफ जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे करंट I1 फ्लो हो रहा था, तो I1 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, P ड्यू टू फर्स्ट वायर बेटा, ड्यू टू I1 जो फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी। इनफाइनाइट वायर के लिए हमने यही सीखा है। और मान लीजिए कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है, तो किसी लेंथ L के लिए, मतलब किसी लेंथ L मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक L के लिए फोर्स क्या हो जाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसकी वजह से हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस P, ये आपको सिखाया था, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस P। तो IL क्रॉस P अगर करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, I मतलब इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है, तो I2 L B, ठीक है, और साइन 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो साइन 90 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, I2 L ये फोर्स F इज इक्वल टू, ठीक है, E फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखा मैंने, क्या लिखा बेटा, ये 2 सेकेंड वायर है, ये 1 है, फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, F2 का मतलब वो हो गया फोर्स ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ओके। तो I2 L B की जगह में ये वाला पुट कर दीजिए, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है बेटा। क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली क्या लिख दिए, F21 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2, ठीक है, L को इधर ले आइए, फोर्स बाई L, I1 I2 बाई 2 पाई डी, ये वैल्यू आ गया बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू आ गया, दिस इज व्हाट फोर्स पर यूनिट लेंथ। ऐसा डायरेक्शन क्या होगा बेटा, एक देखो अंदर की तरफ जा रहा है, एक ऐसे बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, और दूसरा वायर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं ये अंदर की तरफ जा रहा है बेटा और दूसरा इधर जा रहा है, आप देख रहे होगे एक अंदर की तरफ जा रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है, IL क्रॉस P करो बेटा, इधर जा रहा है देखो, मतलब IL इधर, ये IL है, B इधर है, तो IL क्रॉस P करो बेटा, इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर होगा बेटा, ऐसा होगा, F21 का डायरेक्शन इधर होगा। इसी तरह से अगर F21 का डायरेक्शन इधर है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अगर निकालना है बेटा, तो यहाँ पे ऐसे रखता हूँ और इसके अंदर से घुसते हुए बाहर निकल रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा। फिर यहाँ पे F12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको क्या निकालना है बेटा, F12, तो देखिए F12 कैसे निकालते हैं, F12 इज इक्वल टू फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, B इसके वजह से B का पहले आप निकाल लीजिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी, ऐसा निकाल दिया, ठीक है, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी निकाल दिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से यहाँ पे हो गया। अब फोर्स निकालना है F12, तो I1 L B साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, I1 लिखा L की जगह में L लिखा, F12 बाई इसका मैग्नीट्यूड है, L इधर कर दो, फोर्स पर यूनिट लेंथ, B की जगह में क्या लिखा, म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई डी, ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो गया, F12 बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी। दोनों में सेम ही चीज है बेटा, दोनों का फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ सेम ही है, ठीक है।
अब डायरेक्शन इधर निकालना है बेटा। देखो अगर आपको डायरेक्शन निकालना है इसमें, इस वायर में, तो ये इस वायर में, सॉरी इस वायर में जहाँ पे एमल आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है और करंट क्या हो रहा है बेटा, इधर जा रहा है। तो अब आई एल क्रॉस भी करोगे, आई एल मैग्नेटिक फील्ड क्या इधर बाहर जा रहा है और आई एल इधर है, तो ऐसे रखेंगे आई एल, ऐसे रखेंगे आई एल और बी की तरफ घुमा देंगे। देखो बेटा क्या हुआ, आई एल किधर है, सॉरी ऊपर जा रहा है, आई एल किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं, आई एल ऊपर जा रहा है बेटा, बी बाहर निकल रहा है। अब क्या करेंगे, आई एल की तरफ हाथ रखेंगे, बी की तरफ घुमा देंगे। देखो ये थंब ये डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब है कि फोर्स जो लगा इधर लगा बेटा, ठीक है। तो अगर दोनों पैरेलल करंट है, इफ देयर आर if the currents are parallel, if the currents are parallel, then both क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट, ठीक है, अट्रैक्शन होगा। सिमिलरली एंटी पैरेलल केस में क्या होगा, अगर मैं ये पैरेलल की बात किया, एंटी पैरेलल की केस में क्या होगा बेटा, टू पैरेलल करंट्स, टू एंटी पैरेलल की बात कर रहा हूँ। एंटी पैरेलल करंट्स, तो वही है, डायरेक्शन खाली करंट का चेंज कर, मतलब है ये डिस्टेंस वही है बेटा, डायरेक्शन अब ऐसा आ गया, इसकी वजह से तो वही क्रॉस हो जाएगा बेटा, मगर अब आई एल क्रॉस भी जब करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी सारा फोर्स तो वही हो गया, डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। अब डायरेक्शन के लिए ये तो अंदर ही जा रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर जा रहा है, लेकिन करंट किधर, नीचे जा रहा है। अब अगर आई एल क्रॉस भी करोगे तो क्या हो जाएगा, आई एल क्रॉस भी देखो ये इधर जा रहा है, फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, तो अब फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। सिमिलरली जब आप इस पे निकालोगे इसके वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, मतलब टू एंटी पैरेलल करंट्स कैरिंग कंडक्टर, टू एंटी पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर क्या कर रहा है बेटा, रिपेयर ईच अदर, क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, रिपेयर कर रहा है बेटा, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक और चीज डिफाइन हुआ था, वो था बेटा 1 एम्पियर का डेफिनेशन था। 1 एम्पियर का डेफिनेशन इसी तरीके से किया गया था बेटा, जो क्या था, बेस यूनिट था 1 एम्पियर। आपको याद होगा 11th में आपने पढ़ा होगा, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज, कैसे बेटा, जब अगर इन दोनों में सपोज हमने 1 एम्पियर का करंट भेजा बेटा, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, 1 एम्पियर का करंट भेजेंगे तो अगर डिस्टेंस 1 मीटर का हमने रखा बेटा और 1 एम्पियर का करंट भेजा तो फोर्स का वैल्यू आप निकालो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ 1 इंटू 1 बाई 2 पाई इंटू डिस्टेंस 1 मीटर, कितना आ जाएगा बेटा, 5 पाई कैन 2 2 जब 4, फोर्स का वैल्यू आ गया बेटा 2 इंटू 10⁻⁷, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये कितना आ जाएगा, क्या लिखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ को, 2 इंटू 10⁻⁻⁰ न्यूटन पर मीटर। इतना अगर फोर्स पर मीटर लगता है बेटा तो समझो 1 एम्पियर करंट
फ्लो हो रहा है, मतलब इफ, मतलब ये है बेटा, इफ फॉर बोथ पैरेलल करंट करेंगे कंडक्टर, if we apply some currents and force between, attractive force between the two parallel currents is 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter, force per unit length is 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter, then we say that 1 ampere current is supplied. You are flowing through the conductor. Okay? That's how it is.